ऑन परचेज, जब आप खरीदोगे एसेट, ऑन परचेज ऑफ एसेट द एंट्री वुड बी व्हाट, रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट डेबिट होगा टू द वेंडर अकाउंट, ऑब्वियसली उसका नाम लिखोगे कि भाई उसको इतने पैसे देने हैं, ठीक है। तो एसेट टू वेंडर नॉर्मल एंट्री होगी, है ना, और वेंडर में उसका नाम लिखोगे ना। जरूरी नहीं है कि सबके बदले हम पूरा का पूरा शेयर्स दें, हम पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑन पार्ट पेमेंट यानी कि कुछ अगर हम कैश या चेक के थ्रू दे रहे हैं उनको, भाई अगर 5 लाख रुपया है देना एसेट का वैल्यू, हो सकता है 1 लाख रुपया हम कैश में दे या चेक में दे और बाकी का पैसा जो हम शेयर्स के फॉर्म में दे। तो अगर हम पार्ट पेमेंट करते हैं तो एंट्री हो जाएगी वेंडर टू कैश, है ना, वेंडर को पैसे ही तो दे रहे हो, नॉर्मल डेबिट क्रेडिट के रूल लग रहे, टू कैश बैंक और बिल्स पेबल वॉट एवर बी द फॉर्म। तो कुछ अमाउंट हम उनको इन अगर कैश दे रहे तो ये एंट्री आएगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब इनको हम शेयर्स इशू करेंगे इनके अमाउंट के बदले, तो अमाउंट कितना बच रहा है, दिस माइनस दिस, इतना ड्यू था, क्रेडिट था वेंडर को, उसमें से इतना अगर आपने दे दिया इनकेस पार्ट पेमेंट किया है, यानी कि अगर 5 लाख थे, 5 में से 1 लाख दे दे तो 4 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो 4 लाख के अगर शेयर्स इशू करने हैं तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्या होगी, दिस माइनस दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट टू शेयर कैपिटल, सीधी सीधी। एंड इक्विटी हो तो इक्विटी, प्रेफरेंस हो तो प्रेफरेंस। तो ये तो सिंपल है ना यार खेल, है ना। खेल थोड़ा सा बिगड़ेगा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी प्ले करता है, मतलब वेंडर को जो हम शेयर दे रहे हैं वो प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और ये जब आएगा, ये जब इन्वॉल्व होगा तो एक बात का ध्यान रखना कि आप सिर्फ ये एंट्री लिखोगे और ये वैल्यू लिखोगे, इनकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको पहले वर्किंग्स पे आना पड़ेगा। तो जब भी ये एरो आएगा तो साथ में चलेगी वर्किंग्स। वर्किंग्स में क्या निकालोगे, वर्किंग्स में निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि आप प्रीमियम पे दे रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे, वो फेस वैल्यू के हिसाब से स्टोरी नहीं चल रही है। सो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल कितना है, इतना है ना, ये अमाउंट पेएबल जो ये फिगर है यही उठा के यहां लाना है। अमाउंट पेएबल अपॉन फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम पर शेयर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो भी अमाउंट पेएबल है अपॉन द फेस वैल्यू और द प्रीमियम पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू पर शेयर प्लस द प्रीमियम पर शेयर, उससे डिवाइड करना है तुम्हें, तो तुम्हें मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। दैट इज, दिस इज अमाउंट पेएबल अपॉन फेस वैल्यू, जैसे 100 का है तो 100 रुपया, प्रीमियम 20% है तो 20 रुपया, तो अपॉन 120, तो तुम्हें मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं। जब नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, इससे आएगा तुम्हारा शेयर कैपिटल, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एसपीआर पर शेयर, इससे आएगा तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। होने को ये बैलेंसिंग फिगर भी आ सकता है, क्योंकि ये फिगर पता होगा और ये पता होगा तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग ही निकल रहा है। बट फिर भी फंडा पता होना चाहिए कि ये कैसे निकल रहा है और ये कैसे निकल रहा है। तो याद रखना कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इन्वॉल्व है तो वर्किंग पे पहले जाना, फिर ये दो फिगर लिख सकते हो। एंट्री चाहे पूरी लिख दो और ये अमाउंट भी लिख दो, पर ये दोनों का अमाउंट नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें पहले वर्किंग पे जाना होगा। बात समझ में आ रही है? इसी पे हम एक इलस्ट्रेशन डायरेक्टली यहीं देख लेते हैं, है ना। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन 33। एक मिनट जरा क्लियर कर लूं। आओ क्वेश्चन 33 पढ़ते हैं हम लोग। 33 सर इलस्ट्रेशन ना, क्वेश्चन बेबी। कहां से तुम इलस्ट्रेशन पे पहुंच जाते हो बातों बातों में? हर चीज में तुम्हें सुविधाओं की जरूरत पड़ गई है क्या?
चलो पढ़ो फटाफट क्वेश्चन 33। Jatin Limited purchased a machinery costing 10 lakhs from So I can IL put 10 lakh over here and 10 lakh over here. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है? a year. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर 10 लाख हो गया, ठीक है। आगे क्या है? 50% of the payment was made by check and for the remaining 50% ऑफ द पेमेंट पेड बाय चेक, मतलब अय्यर टू बैंक हो गया ये एंट्री। to bank. 50% मतलब 5 लाख दे दिया, ठीक है। जस्टिस तो कह रहा है शॉर्टकट क्यों लगा रहे हो इतना? चल आगे बोल, आगे क्या है? And for the remaining 50%, the company issued equity shares of rupees 100 each at a premium of 25%. तो 25% तो एंट्री तो यही होगी। वेंडर में अमाउंट लिख देते हैं 5 लाख, इसमें तो कोई रिस्क नहीं है, ये वाला लिख दिया। मतलब अय्यर लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, पर मैंने कहा है कि वर्किंग पे जाना पड़ेगा उससे पहले, जब दोनों फिगर लिखने के पहले, इन दो से पहले। तो बेसिकली हो गया हमारा कितना, 5 लाख अपॉन 100 का एक शेयर है, और एक शेयर 25 रुपए प्रीमियम पे जा रहा है, तो 100 प्लस 25 हो गया। यही करना था ना हमें। तो ये आ गए 4000 शेयर, ठीक है सर। 4000 शेयर्स आ गए। अब मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का फिगर चाहिए, कितना होगा वो? 4000 इंटू 100, सॉरी शेयर कैपिटल का फिगर, शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटीज प्रीमियम का चाहिए, तो वो निकला 4000 इंटू 25। बात खत्म। वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तभी का इससे इजी क्या लोगे इस देश में? सर इसमें फेल वेल का भी कोई चक्कर नहीं है सर जी अब इसमें क्या फेल करोगे? एसेट ले सर X7 के क्वी क्वेश्चन है, ऐसा ही है, वो मुश्किल है उसमें थोड़ा। ऐसा नहीं है, वो बस एक लाइन ऐसी है जिसमें आपको ये एंट्री करनी है, दो, एक ये और एक ये, वो अलग चीज है। आओ जरा इसका थोड़ा सा एनलार्ज वर्जन, नए वर्जन पे आए। सो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ऑन बिजनेस परचेज, कि अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस आउटराइट खरीद ले किसी का, तो सिर्फ एसेट नहीं खरीदते हम, एसेट के साथ साथ हम लाइबिलिटी भी खरीद रहे होते हैं। इन केस वी परचेज द, हमने अभी एक एसेट खरीदा, इन केस वी परचेज द होल कंपनी, तो हमने एसेट भी खरीदा और लाइबिलिटी भी खरीदी। सो बेसिकली ऑन बिजनेस परचेज, यानी कि अगर हम बिजनेस आउटराइट पूरा का पूरा परचेज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एसेट नहीं लेते, हम लाइबिलिटी भी लेते। तो जब हम पूरा बिजनेस अक्वायर करते तो एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। सो व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन? परचेज कंसिडरेशन इज अमाउंट पेड टू द कंपनी फॉर अक्वायरिंग इट इन कैश और इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। कैश या शेयर्स के फॉर्म में जब हम उनको जो पैसा दे रहे होते हैं, वो टोटल मिला के बनता है परचेज कंसिडरेशन। तो एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है, क्या? परचेज कंसिडरेशन, जब हम ये आउटराइट पूरी कंपनी खरीद रहे हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट एंट्री है वो चेंज होगी। फर्स्ट एंट्री कौन सी? जो एसेट टू वेंडर वाली एंट्री थी, वो अब चेंज होके बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट 1 by 1, बिकॉज वी कैन गेट मेनी एसेट्स फ्रॉम दैट कंपनी। तो हमारे पास एसेट्स ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, बिकॉज देयर आर सम अरेंजमेंट्स कमिंग अप। एसेट्स अकाउंट डेबिट 1 by 1 टू लाइबिलिटीज, जो भी 1 by 1 आपने खरीदी है, टू वेंडर, मतलब पहले एंट्री थी वेंडर, एसेट टू वेंडर, अब होगी ऑल एसेट ऑल लाइबिलिटी क्रेडिट टू वेंडर, ठीक है। नॉर्मली सेट जो वेंडर में हम अमाउंट लिखते हैं उसे हम कह रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, जो पैसा हम उसे देंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। नाउ इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपको अगर सिर्फ एसेट दिया है और लाइबिलिटी दी है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा वो वेंडर होगा। इन केस द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन टू यू। आपको कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये जो कंपनी ये लोग हम खरीद रहे हैं, इसके बदले हम उनको दे क्या रहे हैं, यानी कि टोटालिटी में हम उनको क्या दे रहे हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम एक शेयर 100 रुपए का है, वो हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, ये सब बातें कर सकते हैं, बट कितने शेयर दे रहे हैं,
कितना पैसा दे रहे हैं, ये जब तक डायरेक्टली नहीं बताया हुआ मेरे पास परचेज कंसिडरेशन नहीं है. सो आई विल फाइंड इट एज बैलेंसिंग फिगर, मतलब दिस माइनस दिस, दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर. तो ये मैं लिख रहा हूं इसे बैलेंसिंग फिगर 1. क्या लिख रहा हूं इसे मैं? बैलेंसिंग फिगर 1. ठीक है. इन केस आपको ये परचेज कंसिडरेशन गिवन है, अगर आपको ये परचेज कंसिडरेशन गिवन है कि हम उसको इतना चेक दे रहे हैं, इतने शेयर, इतने नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं, इतने रुपए के, तो जब ये डिटेल होगी तो आपके पास परचेज कंसिडरेशन है. तो इसका मतलब आपके पास जब एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है और परचेज कंसिडरेशन भी है, बट फिर भी ये दोनों साइड बैलेंस आउट नहीं होगा. तो जब बैलेंस आउट नहीं होगा तो अगर एसेट साइड बच गया है कुछ, तो उधर हम लिखते हैं गुडविल डेबिट, और अगर इस साइड कुछ बच गया, मतलब ये साइड हैवी है, तो इधर हम लिखते हैं कैपिटल रिजर्व. ठीक है. सो दिस वुड बी माय बैलेंसिंग. तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा ना? ये बैलेंसिंग फिगर 2 होगा मेरा. अगर 1 गिवन होगा तो 2 निकलेगा ये, बट ऑब्वियस है कि कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएगा. हाँ, बैलेंसिंग फिगर ही निकल रहा है. सो एनी वन ऑफ देम वुड बी देयर, राइट? कि भाई जब मुझे एसेट गिवन है, लायबिलिटी गिवन है और परचेज कंसिडरेशन भी गिवन है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो किसी एक तरफ प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना, एक तरफ शॉर्टफॉल होगा. अगर शॉर्टफॉल एसेट साइड है तो वो गुडविल है, शॉर्टफॉल अगर तुम्हारी इस लायबिलिटी साइड है तो वो तुम्हारी कैपिटल रिजर्व है. इसका लॉजिक मैं बताता हूं. लॉजिक ये है, पहले तो बात समझो, व्हाट इज नेट एसेट. नेट एसेट इज एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब दिस माइनस दिस. और दूसरा है तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन. ठीक है. और परचेज कंसिडरेशन क्या है? ये. तो अगर मैंने जो दिया है वो मेरे एसेट से ज्यादा है, ठीक है, जो पैसा मैंने दिया है वो अगर मेरे एसेट से ज्यादा है, तो मैंने ज्यादा पैसा दिया है ना, नेट एसेट से ज्यादा है, तो इस केस में क्या अराइज होगा? इस केस में गुडविल अराइज होगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूं वो बट ऑब्वियस गुडविल का दे रहा हूं. दूसरा केस है कि जो मुझे नेट एसेट मिल रहा है दैट इज मोर देन व्हाट आई हैव पेड, मतलब मुझे नेट एसेट ज्यादा मिल रहे हैं, जितना पैसा दिया उससे ज्यादा. तो जो डिफरेंशियल है वो मेरा क्या देगा? वो मेरा प्रॉफिट है, जिसे मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं. समझ में आ रही बात? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो डिफरेंस अराइज हो रहा है वो क्या बन रहा है. ठीक है. नाउ एज फार एज सेकेंड एंड थर्ड एंट्री इज कंसर्न, ये पहली एंट्री बदली है जो एसेट टू वेंडर वाली थी. जो सेकेंड एंट्री थी एंड जो थर्ड एंट्री थी, यानी कि जो कैश देने वाली या चेक देने वाली और शेयर देने वाली, इशू करने वाली, वो सेम रहनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, की आउटराइट पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं अगर हम, तो क्या होगा. ठीक है. 36 बता भाई. Shore Limited purchased a running business from MS Rai Brothers for a sum of rupees 15 lakh, payable 12 lakh in fully paid shares of 15 लाख rupees क्या 10. चीज है सर? पढ़ तो रहे हो. 15 लाख रुपए देने की बात हो गई है राय ब्रदर्स sir. को. तो ये परचेज कंसिडरेशन गिवन है 15 लाख रुपए का, जिसके आगे उसने बताई है बाइफिकेशन कि 3 लाख रुपए तो हम दे रहे हैं चेक में और 12 लाख के देंगे उनको शेयर. So this is confirmed purchase consideration given to you. आगे क्या है सर? Asset की bifurcation दी हुई है सर. तो एसेट बताओ क्या क्या है, डेबिट करते हैं, फर्स्ट एंट्री बना ले, बोलो. Plant and machinery 4 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख. building 4 lakh, एक मिनट से थोड़ा टाइम लगेगा. बिल्डिंग 4 लाख, फिर sundry debtors 3 lakh. 3 लाख. Yes sir. फिर क्या है सर? Stock 4 lakh, स्टॉक डेबिट 4 लाख. फिर क्या है सर? cash 3 lakh, कैश डेबिट 3 लाख. एसेट खत्म नहीं हो रहे क्या इसके? अब liability sundry creditors 2 lakh. लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 2 lakh.
2 लाख के ये हो गए। और वेंडर है ना राय ब्रदर्स साहब, Yes, sir. राय ब्रदर्स है हमारे 17 लाख, कितने के 15 लाख के, सॉरी 15 लाख का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ पड़ा है ना राय साहब का। Yes, sir. टू कैपिटल रिजर्व, इधर डिफरेंस आ रहा है 1 लाख रुपए का, ये बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, समझ रहे हो, ऊपर जोड़ लो 18 बन रहे, ठीक है। नरेशन Yes. फॉर्मेट सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें करते करते मैं थक चुका हूँ तुम लोगों से, तो तुम लोग अब समझदार हो जाओ, ठीक है, कि जहां जर्नल एंट्री होगी वहां फॉर्मेट भी चाहिए और नरेशन भी चाहिए। होपफुली यू कैन डू दैट, इफ यू कांट जस्ट सी द इलस्ट्रेशंस, ओके। ये बच्चों वाली चीजों के लिए मेरे से न मांगा करो। अब दूसरी एंट्री हो गई राय ब्रदर्स डेबिट, 2 में इकट्ठा दोनों एंट्री कर सकता हूं क्योंकि प्रीमियम पे नहीं है तो मैं डायरेक्टली कर जा रहा हूं। 2 शेयर कैपिटल कि दोनों एंट्री हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि 15 लाख रुपए जो दे रहे हैं राय साहब को, उसमें 3 लाख रुपए ये चेक से चले गए और 12 लाख रुपए राय साहब को शेयर्स के फॉर्म में दे दिए। ये हो गई दूसरी एंट्री। इसे चाहते तो अलग अलग भी कर सकते थे, इकट्ठा कर लो, क्या हो गया, थोड़ा स्मार्ट तो होना ही चाहिए इंसान को।